नमस्कार एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है अनअकैडमी के एक स्पेशल सेशन पे जो कि है जी हाँ द बुक जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये है भारत 2026। पहले इसे इंडिया ईयर बुक के नाम से जाना जाता था। ये कौन सी बुक है? ये वो बुक है जिसको आप किसी भी रीजन से यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, खासकर आने वाले प्रीलिम एग्जाम के लिए मिस नहीं करना चाहेंगे। ये वो पब्लिकेशन है जो गवर्नमेंट हर साल प्रिंट करती है और गवर्नमेंट ने पिछले एक साल में कहां कहां किस किस सेक्टर में चैप्टर वाइज अचीवमेंट्स लिए हैं, वो सब कुछ आपको इस बुक के अंदर मिल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि बुक बहुत हैवी है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये रही वो बुक मेरे हाथ में है, बैकग्राउंड में भी आप इसी को देख रहे हैं, राइट। तो बुक काफी हैवी है। अब अगर पूरा टोटल देखे जाए तो इसमें कम से कम 700 से ज्यादा पेजेस है। तो क्या हमें यूपीएससी के प्रीलिम एग्जाम के लिए एक और 700 पेज की बुक पढ़नी होगी जब आप ऑलरेडी बजट, करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे और ना जाने क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो वही बात आज हमें इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो इस वीडियो से पहले आपने बहुत सारे ऐसे सेशंस लिए होंगे, करंट अफेयर सेशंस लिए हैं आपने, बजट वाला सेशन देखा होगा, इकोनॉमिक सर्वे का देखा होगा। वहां पर हमने बहुत सी चीजें डिस्कस की हैं। इस प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल भी जाएगी। तो फिर ऐसा क्या है स्पेशल जो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं? हम लेकर आए हैं इस बुक के वो हिडन जेम्स जो शायद आपके लिए यूपीएससी के आने वाले प्रीलिम एग्जाम में जरूर काम आ सकते हैं। और इसी वजह से इस सेशन को हम करने वाले हैं थोड़ा सा आउट ऑफ लीग, यानी कि ऐसे टॉपिक जो रियरली आपको करंट अफेयर्स में या कहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन जरूरी है। इसी टॉपिक में या इसी डिस्कशन में आपको कुछ ऐसे नोन टॉपिक्स भी मिलेंगे या कुछ ऐसी नोन खबरें भी मिलेंगी जो शायद आपने कहीं सुनी होंगी, और कुछ ऐसे भी हैं एक दो खबरें जो कि बहुत ही फेमस हैं, जैसे जी राम जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन का। ये सेशन छोटा होगा। हमने कुछ सेलेक्टेड चैप्टर में से कुछ सेलेक्टेड ऐसे टॉपिक्स उठाए हैं जो राउंड द ईयर न्यूज में रहे हैं और हाँ, इस बुक में आपके लिए जरूर हैं। तो चलिए पहले इंपॉर्टेंट थीम से स्टार्ट करते हैं। तो पहला थीम हमारा होने वाला है पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफी सारे चैप्टर्स इन लोगों ने डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, बेसिक्स है, पार्लियामेंट कैसे काम करती है, और बहुत ही सारा स्टैटिक कंटेंट है। अब स्टैटिक कंटेंट तो आप लोग प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, करंट अफेयर्स भी कर चुके हैं। तो कुछ ऐसे हिडन जेम्स हम इसके अंदर से निकालेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको डेफिनेटली काम आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या पब्लिश किया है। पहला जो टॉपिक है वो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। हो सकता है आपने ये पहले पढ़ा हो, राइट, और नहीं भी पढ़ा है तो ये बहुत जरूरी चीज है। जहां भी ई का इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, राइट, यानी डिजिटली वो काम किया जा रहा है। नाम में ही लिखा है नेशनल, तो कोई एक ऐसा इनिशिएटिव है जो पूरे देश में एक साथ किया जाएगा। ई है यानी इलेक्ट्रॉनिक होगा। विधान हम सभी को जानते हैं, विधान किसका मतलब है? विधान का मतलब होता है लेजिस्लेशन, राइट। तो हमारे देश में लेजिस्लेशन है, लोकसभा है, स्टेट लेजिस्लेशंस होते हैं। अब क्योंकि देश भर में सब जगह ये काम होता है, तो उसी को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से क्यों ना किया जाए, उसी के लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन तैयार की है। अब यूपीएससी क्या करता है, वो या तो आपको पूरा का पूरा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लिख के दे देगा या फिर वो सिर्फ नेवा लिख के दे देगा। तो चलिए देखते हैं नेवा में कितना है मेवा, राइट। टू मेक फंक्शनिंग ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जितने भी हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के फंक्शनिंग्स होते हैं, राइट, कुछ भी हो, चाहे फिर वो बिल पास करना हो, बिल को नहीं पास करना हो, कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश करना हो, कोई नोटिफिकेशंस निकालना हो, जितने भी उनके फंक्शनिंग्स होते हैं वो सारे के सारे हम पेपरलेस कर देंगे। यानी अब वो आपको डिजिटली मिल पाएंगे। कैसे मिल पाएंगे? डिजिटली। एफिशिएंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, पेपर वर्क हो बचेगा, इंस्टेंटली हो जाएगा, पब्लिक तक बहुत जल्दी वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, सो एंड सो फोर्थ। देन द नेक्स्ट वन इज जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, प्रोसीडिंग्स में कौन से बिल्स आए हैं, कौन से बिल्स पास हुए हैं, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, पीडीएमएस वगैरह वगैरह, सब कुछ डिजिटाइज कर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? वन नेशन वन एप्लीकेशन। सिंपल। पूरे देश भर के लिए सभी लेजिस्लेशंस को एक साथ उस एप्लीकेशन पे ले आएंगे। अगर आप एक सिटीजन हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वहां उस वेबसाइट पे, उस एप्लीकेशन पे जाइए और वहां से सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टेट वाइज, ईयर वाइज, डॉक्यूमेंट वाइज आप वहां से
ले सकते हैं। पेपरलेस फंक्शनिंग है, एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म होगा, इट इज डिवाइस एग्नोस्टिक, अनेबल यूजेबल ऑन टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स एंड इवन कंप्यूटर्स। सो मल्टी डायमेंशनल है, आप किसी भी अलग अलग डिवाइसेस पे इसको यूज कर सकते हैं जहां भी आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। कितने लैंग्वेजेस में है? ऑब्वियसली होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, राइट। सिर्फ हिंदी इंग्लिश में क्यों हो? क्योंकि अगर आप अलग अलग स्टेट्स की, राइट, आप असेंबलीज की बात कर रहे हैं, तो अब जैसे आप महाराष्ट्र के एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, वहां की असेंबली की बात कर रहे हैं, तो मराठी होनी जरूरी है, उसके अलावा हिंदी इंग्लिश भी हो जाएगा। अगर आप कर्नाटका की बात करते हैं तो कन्नड़ा होना जरूरी है। अगर आप वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो बंगाली होना जरूरी है। लेकिन काफी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, वहां एक हिंदी से काम चल जाता है, इसलिए 23 लैंग्वेजेस, इससे ज्यादा नहीं है। पब्लिक एक्सेस वाया नेवा पब्लिक पोर्टल होगा, एक मोबाइल ऐप भी बनाई जाएगी जहां पर आप देख सकते हैं, पोर्टल मतलब एक वेबसाइट होगी जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। 20 मार्च 2026 यानी पिछले महीने के मुताबिक 28 स्टेट लेजिस्लेशंस ऑलरेडी इसमें आ चुकी हैं, एमओयू कर चुके हैं, राइट। 18 हाउसेस ऑलरेडी फंक्शनिंग है, जिस पे 18 हाउसेस, राइट, लेजिस्लेटिव हाउसेस, जो ऑलरेडी वहां पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो नेवा क्या है? नेवा का मतलब है हमारे देश के लेजिस्लेटिव असेंबली और जो भी लेजिस्लेशन है उनकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। अगला, प्रतिभा सेतु, ये उन लोगों के लिए है जो यूपीएससी एग्जाम के इंटरव्यू स्टेज तक तो पहुंच जाते हैं लेकिन सर्विस नहीं लग पाती और फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। तो यूपीएससी को लगा, ये प्रोग्राम थोड़ा पुराना सा है लेकिन क्योंकि काफी अच्छा मेंशन किया गया है इस बुक के अंदर, तो यूपीएससी को लगा कि भाई क्यों ना हम इन बच्चों को जो इंटरव्यू तक तो पहुंचते हैं, क्योंकि वो टॉप 2000 या टॉप 2500, 2-2,500 के आसपास वो कैंडिडेट होते हैं जो इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं। अब क्योंकि वो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, हार्डवर्किंग है, तो क्यों ना उन्हें एक ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी दी जाए, और उसी के लिए प्रतिभा, प्रतिभा का मतलब है टैलेंट। अब सेतु क्या है? एक ब्रिज है। अब ये ब्रिज कैसे काम करेगा? बहुत सिंपल है, राइट। तो यहां पर है एक एप्लीकेंट, राइट, और यहां पर है एक ऐसी कंपनी जो कोई नौकरी दे सकती है, कोई भी, राइट, कोई भी एक कंपनी है। हम गवर्नमेंट कंपनी रख सकते हैं, पीएसयू, राइट। अब पीएसयू को आपके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि आप कौन हैं, इंजीनियरिंग करी है या एकेडमिक से हैं या डॉक्टर हैं, क्या है, उनको आपके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन आपने अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर की है? यूपीएससी के साथ, राइट। आपने सारी इंफॉर्मेशन तो यूपीएससी को दे रखी है, आप कौन है, कहां से आए हैं, इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है, एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, सारे अचीवमेंट्स आपने अपने डैफ में लिख के यूपीएससी को दे रखे हैं। अब अगर आप परमिशन दें तो यूपीएससी कहता है कि हम प्रतिभा सेतु से आपके और इस कंपनी के बीच में एक ब्रिज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेतु, राइट, एक होगा ब्रिज। तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन यूपीएससी आपसे लेगा और इन कंपनीज में शेयर कर देगा आपकी परमिशन से, राइट। बस यही है आपके सेतु प्रोग्राम। तो लॉन्च्ड इन 2025, क्योंकि 2025 के बारे में हम ज्यादातर पढ़ रहे हैं, जितनी भी हम आइटम्स इस पूरे सेशन में देखेंगे वो मोस्टली 2025 से होंगे। ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रिपोजिटरी है, यानी कि यहां पर डेटा कलेक्ट होगा। कौन सा डेटा कलेक्ट होगा? उन बच्चों का जो कि यूपीएससी की सारी स्टेजेस पहुंच चुके हैं, राइट, बट वर नॉट रिकमेंडेड, फाइनल लिस्ट में वो रिकमेंडेड नहीं है। तो इंटरव्यू तक तो पहुंचे लेकिन फाइनल लिस्ट में नहीं मिल पाए। दीज कैंडिडेट्स कैन वॉलंटरी ऑप्ट, देखिए याद रखिए वॉलंटरीली है, अगर आप वहां तक पहुंचते हैं तो जरूर ऑप्ट कीजिएगा, अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। टू मेक देयर बायोडाटा अवेलेबल टू द इंटरेस्टेड एम्प्लॉयर, यानी कंपनीज, तो वो कंपनीज को आपका बायोडाटा शेयर कर देंगे, राइट, पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जहां भी वो जरूरी होगा। कौन कौन से एग्जाम इसमें कवर्ड होंगे? ऑफ कोर्स सिविल सर्विस एग्जाम तो है ही, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम, मेडिकल सर्विस, राइट, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, डिफेंस, राइट, आईएएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, स्टैटिस्टिकल सर्विस, और बहुत सारे जियो साइंटिस्ट वगैरह एग्जाम इसमें होंगे। ये एक वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होगा। जी हाँ, आप अगर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप ही इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, यूपीएससी अपनी तरफ से ये इंफॉर्मेशन किसी से भी शेयर नहीं करेगा। ओनली एस्पिरेंट्स हु ऑप्ट इन, उनका डेटा शेयर किया जाएगा। एम्प्लॉयर एक्सेस,
रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर होंगे, राइट, जिसमें मिनिस्ट्रीज हैं, पीएसयूज हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, मान लीजिए कोई प्रोफेसर बनना चाहे या उनको चाहिए हो कोई प्रोफेसर, प्राइवेट कंपनीज वगैरह, ये सारे के सारे इसमें उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और चाहें तो उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी दे सकते हैं। अगला है विमेन रिजर्वेशन बिल। हालांकि ये काफी टाइम से चर्चा में है, राइट, 3-4 साल हो गए हैं लगभग, लेकिन क्योंकि इसको एक स्पेशल मेंशन दिया गया है इंडिया ईयर बुक में, तो इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। गवर्नमेंट कहती है, और इसको पास भी किया गया है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार यूपीएससी ने पूछा है। तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। ये बहुत सालों से चलता आ रहा था डिमांड। तो अभी जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने इसको पास किया और कहा कि महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? लेजिस्लेशन में, विधान में, राइट। अब कौन कौन सी लेजिस्लेशन होंगी? लोकसभा यानी सेंट्रल यूनियन में आ गए, स्टेट असेंबली होगी और दिल्ली की असेंबली होगी, पुडुचेरी नहीं है। 2023 में विमेन रिजर्वेशन बिल आया, इसे नारी शक्ति विधान अधिनियम का नाम दिया गया और उसको सपोर्ट भी मिला और पास भी किया गया। बस एक चीज है जिसे आपको याद रखना है, रिजर्वेशन विल ओनली बी इंप्लीमेंटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डेसिनियल सेंसस एंड डिलिमिटेशन ऑफ द सीट्स। अब डेसिनियल सेंसस कब होगा? अगली साल, स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, राइट। सेंसस के ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट्स आपको मिलेगा, मेरे ही नाम से होगा इसी चैनल पे, तो आप उसको भी देख सकते हो, उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन है सेंसस की। तो 2026-27 में सेंसस कंप्लीट होगा। उस सेंसस से पता चलेगा कि हमारे देश में कहाँ कैसी पॉपुलेशन है, कहाँ कितनी महिलाएं रहती हैं, उसके हिसाब से डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन क्या होता है? पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसभा की सीट्स बांटी जाती हैं और विधानसभा की सीट्स भी लोकेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दी जाती हैं। वहां से पता चलेगा कि किस एरिया से एक महिला को रिजर्वेशन मिलेगा। तो जब तक वो इंफॉर्मेशन नहीं आती, ये आगे हम नहीं बढ़ सकते। अब इसमें एक सबसे बड़ा बाउंसर ये है, राइट, कि ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए हैं। नंबर 1, 239AA, जो कि ऑब्वियसली दिल्ली से, क्योंकि 239 है तो दिल्ली से एसोसिएटेड है, हम सबको ये पता है। 239, राइट, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में, वही 1/3 रिजर्वेशन। 330A कहां पर? लोकसभा में। 332A कहां पर? स्टेट असेंबली में। इन सब में आरक्षण मिलेगा। बट ये जो 2 आर्टिकल्स हैं ये इन लोगों से संबंधित है, दैट इज रिजर्व्ड कैटेगरी में भी विमेन को उतनी ही जगह मिलेगी, राइट। तो क्योंकि एसटी एससी को ही रिजर्वेशन होता है, ओबीसी को कोई रिजर्वेशन नहीं होता, ईडब्ल्यूएस को कोई रिजर्वेशन नहीं होता, माइनॉरिटीज को नहीं होता, राइट। तो लेजिस्लेशंस में सिर्फ एसटी एससी को ही रिजर्वेशन मिलता है। लास्ट वाला है 334, जो कहता है कि ये जो डिलिमिटेशन होगा या फिर ये जो प्रोविजन है वो एक सनसेट क्लॉज के साथ आता है। जी हां, 15 साल का एक सनसेट क्लॉज होगा, यानी 15 साल तक तो ये चलेगा। उसके बाद अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको और आगे बढ़ा सकती है। जी हां, कोई नई चीज नहीं है। एसटी एससी के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, एक अच्छे कैंडिडेट हैं और रेगुलरली पॉलिटी को रिवाइज करते हैं, तो आपको पता होगा कि इस केस में भी यही रूल अप्लाई होता है। तो सनसेट क्लॉज है 15 साल का, राइट। चाहे गवर्नमेंट तो उसके 15 साल के बाद इस रोटेशन को या इस रिजर्वेशन को फिर से एक्सपेंड कर सकती है। स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये भी पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है, तो हाल ही में गवर्नमेंट ने 2 इंपॉर्टेंट पोर्टल, वेबसाइट, बेसिकली वेबसाइट खोले। पहला है ई सांख्यिकी। सांख्यिकी का मतलब ही होता है स्टैटिस्टिक्स। तो गुड गवर्नेंस से रिलेटेड इन्होंने कुछ किया। तो ई सांख्यिकी क्या है? इनके इस वेबसाइट पर आपको मिलेगा 136 मिलियन रिकॉर्ड्स। ये मेटा डेटा है, मेटा डेटा है, इतना सारा डेटा। अब आपके लिए यूपीएससी में तो इतना काम नहीं आएगा, बट फिर भी हमारे देश में रिसर्च के लिए ये डेटा बहुत यूज होने वाला है। तो ई सांख्यिकी वेबसाइट क्या है? यहां पर अलग अलग इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर 136 मिलियन रिकॉर्डिंग्स जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो अवेलेबल है। दूसरा, माइक्रो डेटा। तो ये मेटा डेटा है, ये माइक्रो है। माइक्रो डेटा है, इसके लिए भी एक पोर्टल बनाया गया है। अब वहां पर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पोर्टल पर 175 सोशो इकोनॉमिक सर्वे इंक्लूडेड है जो अब तक कलेक्ट किए गए हैं, जिसमें
एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री है, ये हमारे जीडीपी में काम आता है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब हर घर में कितना खर्चा होता है बेसिकली, राइट। इसके अलावा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें बताता है। इकोनॉमिक सेंसस है, एंटरप्राइज सर्वे है, कहाँ कौन सी एंटरप्राइज है, कैसे काम करती है, वगैरह वगैरह। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे सेपरेट वाला भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन सर्वे से रिलेटेड वो यहां पर यानी कि माइक्रो डेटा पोर्टल पे आपको मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पब्लिकेशन। अगला, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई, जिसे एमसीजीएस एमएसएमई कहते हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एमएसएमई सेक्टर में कि उनके क्रेडिट के लिए गारंटी नहीं मिल पाती। लोन चाहिए, बिजनेस आगे बढ़ाना है, लेकिन कोई गारंटी देने वाला नहीं है, क्योंकि लोन में गारंटी देना कई बार जरूरी हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो चिंता मत करो, हम लोग हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे और हम आपकी तरफ से गारंटी दे देंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा कि साहब जनवरी 2025 में यानी पिछले साल गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेकर आया और बोला कि हम क्रेडिट गारंटी देंगे। स्कीम में ही लिखा है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी। तो हम क्रेडिट गारंटी देंगे किसको? लेंडर्स को, यानी जो लोन दे रहा है, मुझे नहीं, मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं तो लोन लेने जा रहा हूं। जो लोन दे रहा है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नबार्ड वगैरह, एनबीसी, राइट, नॉन बैंकिंग कंपनीज, इन सबको गारंटी प्रोवाइड करी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो एमएसएमई को लोन देते हैं तो। कितना? 100 करोड़ तक का इक्विपमेंट या मशीनरी खरीदने के लिए। तो मान लीजिए मेरी कोई एमएसएमई है और मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, और लैपटॉप कुछ 80,000, 90,000, 1 लाख, आजकल तो काफ़ी महंगे आते हैं, तो मुझे 1 लाख का लैपटॉप चाहिए। तो मुझे गारंटी, मेरी तरफ से गारंटी, राइट, कौन दे रहा है? इस स्कीम में गवर्नमेंट दे रही है। कब तक वैलिड होगी? राइट, जब तक कि सरकार का टारगेट 7 लाख करोड़ का पूरा नहीं हो जाता तब तक ये अवेलेबल रहेगी। अब इसी के अंदर, इसी प्रोग्राम में 2 और सब प्रोग्राम्स भी हैं। पहला सिडबी। आपने अगर फाउंडेशनल पढ़ा है या फिर अगर आपने थोड़ा सा भी कोई आइडिया है आपको, तो आपको एक चीज पता होगी कि लीड बैंक स्कीम नाम की एक चीज थी, राइट। एक प्रोग्राम चला करता था गवर्नमेंट का, जहां पर एक बैंक को बाकी आसपास के गांव के जो बैंक होते थे उसमें से मॉनिटर बना दिया जाता था, एक हेड बना दिया जाता था, वो बाकी बैंक्स की देखरेख करता था। तो सिडबी ने क्या करा? सिडबी आप सभी को पता होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी ने क्या कहा कि साहब हम क्या करेंगे, हम एक लोकेशन में जाएंगे, उस लोकेशन पे एमएसएमई, राइट, एमएसएमई क्लस्टर जो होंगे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और वहीं पर, राइट, वहीं पर क्या करेंगे, पूरा कवरेज कर देंगे। कैसे? चलिए समझते हैं। जैसे मान के चलिए, राइट, मान के चलिए कि आपका एक पर्टिकुलर क्लस्टर है, राइट, एक पर्टिकुलर जगह आपकी इंडस्ट्री है। तो ये आपका एक पर्टिकुलर क्लस्टर है, राइट, और यहां पर आपके 100 इंडस्ट्रीज है, राइट, 100 इंडस्ट्रीज। किसी भी शहर के आसपास, शहर के अंदर, शहर के बाहर, ये हो सकता है, क्लस्टर है, राइट, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है। अब पहले क्या होता था कि मान के चलिए कि सिडबी जो है, राइट, सिडबी की ब्रांच इससे 100 किलोमीटर दूर है। वहां जाना, लोन अप्रूव करवाना, काफी प्रॉब्लम्स होती थी। तो सिडबी ने कहा कि देखो यार, हम क्या करेंगे, हम खुद ही यहीं पर आ जाते हैं, ठीक है, हम यहीं पर ही आ जाएंगे। उससे क्या होगा, ये 100 इंडस्ट्री, अब ये इनके कस्टमर्स हैं, राइट, ये एमएसएमई सिडबी में कोई भी लोन के लिए, क्रेडिट के लिए, किसी के लिए भी जा सकते हैं। इनके ऑफिसर्स वहां जा सकते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना हो, लोन अप्रूवल कराना हो, वगैरह वगैरह, तो काम इंस्टेंटली हो जाएगा। तो यही चीज यहां पर दी हुई है, राइट, कि ये एक आउटरीच प्रोग्राम है। सिडबी खुद जाएगा इंडस्ट्री के पास, कहां पर? जहां पर क्लस्टर्स हैं। अब एक एक को पकड़ने से अच्छा है आप वहां जाइए जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। फिर है न्यू क्रेडिट असेसमेंट फॉर एमएसएमई। क्या है ये? क्रेडिट असेसमेंट। कभी भी किसी भी एमएसएमई को लोन देने से पहले असेसमेंट करना जरूरी है। अरे भैया, आप जिसको लोन दे रहे हो, राइट, वो सही इंसान है या नहीं है, लोन चुका पाएगा या नहीं पाएगा, कहीं डिफॉल्ट तो नहीं हो जाएगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या करा, राइट,
पब्लिक सेक्टर बैंक्स अब एमएसएमई क्रेडिट को राइट इन हाउस यूजिंग डिजिटली वेरीफाई कर सकते हैं, वहां जाने की जरूरत नहीं है, उनको सारा डेटा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सिंपल। तो इसमें न्यू क्रेडिट असेसमेंट मॉडल, ये एक मॉडल है जिसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स अडॉप्ट करेंगे और उसको अडॉप्ट करने के बाद ये इसको डिजिटली दूर से बैठे बैठे डिजिटली वेरीफाई कर देंगे। ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाएगा लोन के लिए। क्या होगा देखिए, ये हो या ये हो, तीनों के तीनों इनिशिएटिव्स क्या हैं? तीनों के तीनों इनिशिएटिव जो हैं वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। और ये क्या है, या बेसिकली आप क्योंकि देखिए मैंने इसको पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में लिया है, सो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो गवर्नेंस है, राइट, द वे वी वर्क एज अ गवर्नमेंट, वो इंप्रूव हो जाएगा इन तीनों प्रोग्राम्स में। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस। डिफेंस में एक छोटा सा टॉपिक है, राइट, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बुक की हेडिंग में आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, पीछे रफाल है जिसे हमारे पड़ोसी ने कहा था कि गिरा दिया, बट वो यहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो ये ऑपरेशन सिंदूर को एक इन्होंने थीम बनाकर कवर पेज बनाया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर हालांकि हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन क्योंकि हमारे नेबर्स बहुत ही अनफ्रेंडली हैं, राइट, तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट लेकर आई एक प्रोग्राम जिसे कहते हैं मिशन सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र, चक्र तो सबसे पहले 360 डिग्री, राइट, कि हमें चाहिए 360 डिग्री, चारों तरफ हमें चौकन्ना रहना है, 360 डिग्री हमें चाहिए सेफ्टी। तो इस मिशन में क्या है, इसमें यह है, प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि इसमें न्यूट्रलाइजिंग द एनिमी डिफेंस इन्फिल्ट्रेशन एंड एनहेंसिंग इंडियाज ऑफेंसिव कैपेसिटी, कि एनिमी को इंडिया में आने से भी रोकना है और जब इंडिया उन पे अटैक करेगा, डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव, राइट, तो जब इंडिया उन पे अटैक करेगा तो इट शुड बी रूथलेस, बहुत ही सीवियर होना चाहिए कि एनिमी वापस पलट के ना आए। तो एनिमी को अंदर आने से भी रोकना है और एनिमी के ऊपर जब अटैक करेंगे तो बहुत सीवियर होना चाहिए। तो इस सुदर्शन चक्र में, राइट, क्योंकि आपने सुना होगा, राइट, विष्णु पुराण में भी है, इसका जिक्र है, महाभारत में भी जिक्र है कि सुदर्शन चक्र है, जब चलता है तो सामने वाला एनिमी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, राइट। इंडियाज कमिटमेंट टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंश्योरिंग रैपिड, प्रिसाइज एंड पावरफुल डिफेंस रिस्पॉन्स। कैसा रिस्पॉन्स देना है, राइट, अच्छा सा रिस्पॉन्स देना है पड़ोसियों को। रीएनफोर्सिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ऑल पब्लिक प्लेसेस विल बी कवर्ड बाय एक्सपेंडेड नेशन वाइड सिक्योरिटी शील्ड बाय 2035। जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, ताकि कोई सोच कर भी ड्रोन अटैक भी ना कर पाए, जहां पर भी जैसे कोई रिलीजियस प्लेस हो गया या फिर कोई स्टेडियम हो गया, राइट, या कोई रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जो पब्लिक प्लेस है जहां बहुत ज्यादा लोग आते हैं, उसको शील्ड किया जाएगा, राइट। 2035 तक वो अच्छे से कवर हो जाएंगी ताकि वहां पर सेल्फ रिलायंस हो जाए डिफेंस का, एनिमी अटैक ना कर पाए, कोई कैजुअलिटीज ना हो, वगैरह वगैरह। तो सुदर्शन चक्र है एक 360 डिग्री कवरेज, जिससे हमारे देश की सिक्योरिटी हमें करनी है हमारे एनिमीज से, और हाँ, उनकी एंट्री भी रोकनी है। अगला टॉपिक है, क्योंकि मैंने कहा था डिफेंस में एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं था उसमें। अगला है हमारा फाइनेंस, कॉर्पोरेट, इंडस्ट्री एंड लेबर। तो इनसे संबंधित अब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि इंडिया ईयर बुक से हैं। पहला, जीएसटी 2.0, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इंडिया ईयर बुक में भी काफी डिटेल्ड में इसको कवर किया गया है। तो 56 मीटिंग होती है सितंबर 2025 में जीएसटी काउंसिल की, दिवाली से पहले, क्योंकि उनको दिवाली बोनैंजा देना था गवर्नमेंट को अचानक से, क्योंकि देखिए कंजम्पशन कम हो गया था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, हमारे देश में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी लास्ट ईयर अगर जीडीपी की बात की जाए, राइट, तो C+I+G+X-M, राइट, ये जीडीपी का मोस्ट बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें सबसे पहले तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कम हो गया था, राइट, ये कम हो गया था। अब कंजम्पशन कम हो रहा है, यानी कि लोग देश में खरीद नहीं रहे, चीजों को खरीद नहीं रहे,
तो गवर्नमेंट ने कहा यार कैसे खरीदें कि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाए। सिंपल, टैक्सेस कम कर दो। क्या कर दो? टैक्सेस कम कर दो। तो जहां तक बात है डायरेक्ट टैक्सेस की, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत अच्छे इंसेंटिव्स दिए थे पिछले बजट में इनकम टैक्स में, राइट? कि 12 लाख तक की इनकम होगी तो आप अब सारे जोड़ तोड़ करके आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब मौका है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, और सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जीएसटी। तो गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट्स को किया रैशनलाइज। जैसे ही रैशनलाइज किया, जैसे ही टैक्स कम हुआ, हमारा कंजम्पशन बढ़ गया, और दिवाली पे तो इंडिया ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हमने खरीदारी करी सिर्फ 1-2 दिन के स्पैन में। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम निकाला था, राइट? कि कंजम्पशन को कैसे भी करके बढ़ा देना है। तो 3 सितंबर को आया था अब स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट मतलब कॉमन रेट 18%। अधिकतर चीजों के ऊपर 18% आपके लगेगा। गुड्स, सर्विसेज, मोबाइल फोन वगैरह, इन सब पे ये लगता है। फिर होता है मेरिट। मेरिट का मतलब है वो असेंशियल गुड्स, हमारे डे टू डे जो चीजें काम आती हैं उनके ऊपर, राइट? 5%। तो 18 और 5 दो, दैट्स डन, राइट? तो क्योंकि पहले आपको पता है बहुत सारे हुआ करते थे, 28, 12, कहीं 3, कहीं 2, कहीं 0 वगैरह वगैरह। तो गवर्नमेंट ने रैशनलाइज किया, अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फिर आते हैं डीमेरिट। डीमेरिट वो चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए सही नहीं है किसी भी तरह से, राइट? हमारे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो चीजें सही नहीं है, यहां पर पान मसाला, एरेटेड वाटर्स, कैफिनेटेड बेवरेजेस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, राइट, जूस वगैरह उसमें भी आ जाएंगे, लग्जरी आइटम्स, सिन गुड्स, सब के सब इसमें आ जाएंगे। अब हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि सिन गुड्स में अल्कोहल आएगा, जी नहीं, अल्कोहल इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। अब आप कमेंट करके ये बताइए, अगर आप यहां तक आ चुके हैं और आप देख रहे हैं तो कमेंट करके ये बताइए कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जीएसटी से बाहर रखा गया है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। जी हां, ये बताइए कि हमारे संविधान ने वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसे जीएसटी से बाहर रखा गया है, संविधान में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में, और हो सके तो आर्टिकल का नंबर भी जरूर बताइएगा। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। तो नॉर्मल गुड्स पे 18%, जो असेंशियल गुड्स हैं 5%, जो बिल्कुल भी असेंशियल नहीं है, राइट, लग्जरी है, फालतू की चीजें 40%। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर बहुत डिमांड थी तो इन्होंने जीएसटी हटा दिया है, तो अब से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, राइट? लास्ट, नील रेटेड प्रोडक्ट्स में डेयरी प्रोडक्ट्स और 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी मेडिसिन को भी इसमें डाल दिया गया है। नील रेटेड का मतलब होता है 0%, 0% जीएसटी, राइट? लेकिन अगर किसी ने नील रेटेड प्रोडक्ट बना रहा है और उसने इनपुट टैक्स दिया है तो वो तो देना पड़ेगा, राइट? अगर कोई प्रोड्यूसर है और उसने जीएसटी ऑलरेडी पे किया है अपने इनपुट पे तो वो तो उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब वो सेल करेगा उस चीज को फाइनली तो उसमें जीएसटी नहीं लगता है, नील रेटेड होते हैं। अगला टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम, राइट? पीएमआईएस। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है जो इंटर्नशिप करना चाहते हैं लेकिन कोई टॉप कॉलेज से नहीं है, क्योंकि देखिए आईआईटी, आईआईएम्स वगैरह वहाँ इंटर्नशिप इजीली मिल जाती है, बड़ी बड़ी कंपनी से कनेक्शंस होते हैं। लेकिन छोटे कॉलेजेस, छोटे, राइट, छोटे शहरों में जो कॉलेजेस होते हैं, टीयर 2, टीयर 3 में जो कॉलेजेस होते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी जल्दी से नहीं मिल पाती, प्लस पेड इंटर्नशिप नहीं मिल पाती। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, इन डिमांड इन सप्लाई या इंडस्ट्री को पुश करने के लिए गवर्नमेंट लेकर आती है ये स्कीम, जो लास्ट ईयर आई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से है। क्यों? क्योंकि यहां पर सेकंड पार्टी कंपनीज हैं, राइट? 500 कंपनीज, और जब भी कंपनीज की बात आती है तो कॉर्पोरेट अफेयर्स तो आएगा ही। 12 महीने की इंटर्नशिप किसको? 1 करोड़ यूथ हमारे देश में, राइट, युवाओं को, जिनकी उम्र 21 से 24 है और वो 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो ये डिमांड बेस्ड है, गवर्नमेंट पकड़ के नहीं लेकर आएगी, राइट? कि कॉलेज में जा जाके गवर्नमेंट सबसे कह रही है इंटर्नशिप करो। ये डिमांड बेस्ड है, जो डिमांड करेगा उसे प्रोवाइड करवाई जाएगी, राइट? चलिए, क्यों? पर्पस, ब्रिज द गैप बिटवीन एकेडमिक लर्निंग, कि आपने कॉलेज में तो सब कुछ सीख लिया लेकिन आप मार्केट में उतरिए, सीखिए
कि मार्केट में क्या चल रहा है, राइट। सो उसके लिए ये इंटर्नशिप प्रोग्राम रखा गया है। इंडस्ट्री और एकेडमिक दोनों के बीच का गैप ब्रिज करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। 12 महीने के लिए इसका एक्सपोजर होगा, राइट। रियल बिजनेस एनवायरनमेंट में आप, वो बच्चा उस कंपनी में जाएगा, ऑफिस में काम करेगा 12 महीने। अब खुद सोचिए, अगर कोई बच्चा 21 साल 24 साल का कोई राइट युवा है, वो किसी ऑफिस में जा रहा है, हो सकता है स्कूटर से जाएगा, बाइक से जाएगा, मेट्रो से जाएगा, बस से जाएगा, कैसे भी जाए, थोड़ा खर्चा तो हो गई। गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि साहब सबसे पहले तो उसको 21 से 24 साल का होना चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन पास होनी चाहिए, राइट, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर सेकेंडरी एजुकेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, आईटीआई का सर्टिफिकेट ले आओ, पॉलीटेक का सर्टिफिकेट ले आओ, ग्रेजुएशन डिग्री ले आओ, सब एक्सेप्टेबल है। यूथ फ्रॉम लो इनकम ग्रुप, अरे भाई हाई इनकम ग्रुप का होगा, जिसकी फैमिली इनकम 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ होगी, तो कहीं भी इंटर्नशिप कर लेंगे, पेड इंटर्नशिप कर लेंगे, अनपेड इंटर्नशिप कर लेंगे, यूएस चले जाएंगे। तो हमें किसको टारगेट करना है? लो इनकम ग्रुप के लोगों को, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो। कौन एलिजिबल नहीं है, यानी किसको ये प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा? आईआईटीज, आईआईएम्स, लॉ यूनिवर्सिटीज, साइंस रिलेटेड यूनिवर्सिटीज, राइट, ट्रिपल आईटी वगैरह वाले, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए वगैरह, या फिर कोई भी मास्टर डिग्री होल्डर्स, क्योंकि ये माना जाता है कि मास्टर डिग्री है, कुछ है, तो वो हायर एज हो जाएगी, हो सकता है इस एज से ब्रैकेट से बाहर निकल जाए, तो उनको नहीं मिलेगा। ये सब आउटसाइड है। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड, या वो पहले से ही किसी इंटर्नशिप में काम कर रहे हैं, तो नहीं मिलेगा, राइट। या फिर जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनको नहीं मिलेगा। अब सोचने वाली बात यह है, इतने सारे लोगों को अगर हमने निकाल दिया, तो फिर हम 1 करोड़ लोग लाएंगे कहां से? और वो भी जिनकी उम्र सिर्फ 21 से 24, इस 3-4 साल के ब्रैकेट के लोग, वो भी 1 करोड़ के आसपास लाना थोड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग हो सकता है। खैर वो गवर्नमेंट की हेडेक है। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि भाई बच्चा अगर वहां जाएगा, वो नौकरी करेगा, राइट, सॉरी इंटर्नशिप करेगा, तो उसका खर्चा आएगा। तो सरकार ने कहा कि साहब हम देंगे आपको 5,000 रुपये हर महीने, जिसमें से 4,500 तो आपके सीधा बैंक अकाउंट में आ जाएगा, राइट, फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड 500 रुपये फ्रॉम द कंपनी आपको सीएसआर फंड्स में मिल जाएगा। सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर वो कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, वो अपने प्रॉफिट का 2% सोशल वेलफेयर पे खर्च करती है। कंपनीज एक्ट 2013 में ये लिखा हो गया है। तो वो 2% जो खर्च करती है, अब वो इन लोगों पे खर्च करेगी। 500 रुपये, जैसे मान लीजिए 10 लोगों को उन्होंने इंटर्नशिप दी, तो हर महीने 5,000 का उनका खर्चा इसमें जाएगा। वन टाइम ज्वाइनिंग 6,000 का फर्स्ट टाइम ग्रांट भी मिल जाएगा हर इंटर्न को। 24 सेक्टर्स इनमें इंक्लूडेड हैं, गैस, एनर्जी, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, लाइक होटल वगैरह में भी कोई बच्चे चाहें तो जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह वगैरह सब में है। ऑल इंटर्न्स आर कवर्ड अंडर दिस। इनको इंश्योरेंस भी मिलेगा। कौन सा इंश्योरेंस? जीवन ज्योति एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, राइट, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह सब इनको मिलेगा। भाई हो सकता है कुछ हजार्डियस इंडस्ट्रीज हो, तो वहां से बचने के लिए बच्चे को इंश्योरेंस भी मिलना चाहिए। अगला आते हैं एमएमडी, राइट, एमएमडीआर, यानी कि माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इसके अंदर एक अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट जरूरी है, इस लॉ के ऊपर पहले भी क्वेश्चन बन चुका है। तो लॉ क्या कहता है? अमेंडमेंट आए, रिसेंटली आए, क्या चेंजेस आए? नंबर 1, अलाउ वन टाइम एक्सपेंशन ऑफ द माइनिंग लीज। अभी ये क्या है, चलिए समझते हैं। मान के चलिए किसी कंपनी है, राइट, तो कंपनी का जैसे नाम रख देते हैं केदांता, राइट, केदांता। अब बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये कंपनी है और इसके पास इस एरिया का लीज है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में ये माइनिंग करे, राइट, वहां से एक्सट्रैक्शन करे, मिनरल से जो निकाले वो कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ? अब आता है अलाउ वन टाइम एक्सपेंशन ऑफ द माइनिंग लीज। मान लीजिए लीज थी 10 साल की, तो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं अगर 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 अगर
वो डीप सीटेड जाना चाहें, तो मान के चलिए कि पहले ये लोग 100 मीटर्स की डेप्थ पे ये लोग एक्सट्रैक्शन करते थे। अब इनको पता चला कि यार हमें तो 50 मीटर्स और अंदर जा सकते हैं और ज़्यादा मिनरल्स मिल पाएंगे, लेकिन उसकी परमिशन तो नहीं है। तो अब वो परमिशन मिल जाएगी। उसके लिए अलग से लाइसेंस वगैरह लेना कुछ नहीं, आपको एक बार एक्स्ट्रा परमिशन आराम से मिल जाएगी, राइट। दूसरा पॉइंट है कैप्टिव माइन सेल। पहले ही कंपलसरी होता था कि कोई भी मिनरल को वो निकाल रहे हैं, राइट, कोई भी मिनरल्स निकाल रहे हैं तो उसको 50% एक पर्टिकुलर बायर को देना पड़ता था। जैसे कोयला है तो किसी कोल या थर्मल पावर स्टेशन को। अब हटा दिया गया है, जहां इच्छा है वहां बेचो। अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जहां इच्छा है आपकी बेचो। भाई आपकी माइंस है, आप डिसाइड करो आपको कहां बेचना है। बस जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखिए, उसके ऊपर जो भी है जहां इच्छा है वहां बेच दीजिए, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स, अब बात आती है क्योंकि देखिए क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज्यादा न्यूज में है। अब हमें भी क्रिटिकल मिनरल निकालने हैं इंडिया में, इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास रिजर्व्स हैं, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है। तो उनको अब आगे हमें एक्सट्रैक्ट करना है, उनको माइन करना है, उनको रिफाइन करना है और यूज भी करना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा कि इंट्रोड्यूस मेजर्स टू एनकरेज द माइन ऑफ डीप सीटेड मिनरल्स। गवर्नमेंट अब एनकरेज करेगी कंपनीज को, अरे सर 200 मीटर और देख लो यार, कुछ होगा नीचे। ओके नहीं 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 सर, हमारे खर्चा नहीं बैठ रहा ही है वो, कोई बात नहीं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप और नीचे जाओ, 200 मीटर प्लस डीप चले जाओ। मजाक नहीं है, 200 मीटर डीप जाने का मतलब है कम से कम 50-60 फ्लोर्स। एक बिल्डिंग को आप 60 फ्लोर्स की बिल्डिंग को उल्टा कर दीजिए, इतना डेप्थ में जाना है इन्वर्टेड। सो गवर्नमेंट ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको इसमें फुल सपोर्ट करेंगे। फिर आता है मिनरल एक्सचेंज प्रोग्राम। इन्होंने कहा कि साहब हम आपके लिए एक वेबसाइट बनाएंगे। आपने एक वेबसाइट सुनी होगी, राइट, ई-नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जहां पर एपीएमसी आते हैं और खरीदना बेचने का प्रोग्राम करते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम आपके लिए ये जो मिनरल्स और माइंस हैं इनके लिए हम एक डिजिटल वेबसाइट बनाएंगे, आप वहां पर आइए और वहां पर एक्सचेंज कीजिए मिनरल्स को और उनके प्रोडक्ट्स को। ये भी सही है, बैठे बैठे मुझे अपने लैपटॉप पे मेरे लिए कस्टमर्स मिल जाएंगे अगर मैं एक माइनर हूं तो। सेल ऑफ मिनरल डम्प्स, जब मिनरल्स निकलते हैं तो उसमें कचरा भी निकलता है, बहुत सारा वेस्टेज होता है। गवर्नमेंट ने कहा यार बेचो, इसको क्यों रखना है। एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू परमिट द सेल, किसको एम्पावर करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को। इस एक्ट के अंडर अब स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया जाएगा कि आप उस डंप को बेच दो, जितना भी है बेच दो, निकाल दो, खत्म करो। रेगुलेटरी चेंजेस, अडॉप्ट होल गवर्नमेंट अप्रोच टू स्पीड अप द प्रोजेक्ट। अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंडीशंस लगा दी है, किसी भी लाइसेंस या कोई भी फाइल, कोई भी प्रोजेक्ट फाइल आए 30 दिन के अंदर अंदर पूरा करो, आगे बढ़ाओ। क्योंकि देखिए रिसोर्सेज अगर यूटिलाइज नहीं हुए तो क्या मतलब। चाइना को देखिए, आज नंबर 1 हो गया क्रिटिकल मिनरल्स में, एक्सट्रैक्शन करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है और नंबर 1 पहुंच गया। आज हम एक्सटर्नल पावर्स पे, दूसरे देशों पे इसलिए निर्भर है, तो क्यों ना इंडिया में किया जाए। अब वो तभी हो सकता है जब आप चाइना जैसी फ्रीडम इंडिया में भी दो। फ्रीडम के लिए मैंने इसलिए ऐसा करा क्योंकि चाइना में पॉलिटिकल फ्रीडम तो आपको पता ही है, तो मैं पॉलिटिकल फ्रीडम मीन नहीं करता हूं, मैं बिजनेस फ्रीडम की बात करता हूं जो गवर्नमेंट ने अभी इस एक्ट में दे दी है। वेरी गुड। अगला इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। विकसित भारत आपने वो जी राम जी में भी सुना होगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि 2047 तक, यानी अगले 21 साल में हम काफी अच्छा डेवलपमेंट कर लें। अब होगा नहीं होगा, दैट्स अ पॉइंट, बट कोशिश तो करें, राइट। सो इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन जुलाई 2025, राइट। तो जुलाई 2025 में आया था। क्या करेगा, 3.5 करोड़ नई जॉब्स क्रिएट की जाएंगी 2 साल के अंदर अंदर, राइट। कहां से और कैसे, देखो इंसेंटिव देंगे। कैसे, एम्प्लॉयर को हम इंसेंटिव देंगे और एम्प्लॉय को भी इंसेंटिव देंगे, यानी नौकरी करने वाले को भी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और नौकरी देने वाले को भी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। कैसे, तो जो नौकरी करेगा उसको तो मिलेंगे साहब 15,000, लेकिन ये एक बात याद रखें, ये फर्स्ट टाइमर होना चाहिए,
अगर कोई युवा पहली बार कहीं नौकरी करने जाता है तो उसको नौकरी मिल जाए, और कंपनी पहली बार किसी को नौकरी दे दें, फर्स्ट टाइमर, तो कंपनीज को भी एनकरेज करने के लिए ये इनिशिएटिव किया गया है। तो जो एम्प्लॉयर होगा उसको डीबीटी से 15,000 रुपए मिल जाएंगे, और जो नौकरी देगा उसको 3,000 पर मंथ दे दिए जाएंगे। स्कीम चलेगी 2027, यानी 1 साल और। एलिजिबिलिटी, जो पहली बार सेक्टर किसी भी सेक्टर में जॉब करने जा पहली बार जॉब करने जा रहे हैं उनके लिए ये है 15,000 तक के बेनिफिट्स। इंस्टॉलमेंट, पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट आराम से आधार लिंक्ड होगा, राइट, मिलती रहेगी। फिर पहली 6 महीने बाद, फिर 12 महीने बाद उनको सेविंग्स बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। छोटा मोटा खर्चा है जो निकल जाएगा लोगों का, राइट। कंपनी को भी दिए जाएंगे, एम्प्लॉयर रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अप टू 3,000 पर मंथ फॉर ईच न्यू एम्प्लॉय फॉर 2 ईयर्स, यानी नौकरी देने वाले को भी फायदा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यही 4 साल तक है। क्यों? ताकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से ग्रो करे, राइट। इंडिया चाहता है कि कुछ ही टाइम में इंडिया टॉप 4 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज में आ जाए। जीडीपी में तो हम हैं ही टॉप 4 में, अब हम चाहते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग में भी टॉप 4 में आ जाए। अभी कुछ कंटेंडर्स हैं। फिर आती है यूएएन जनरेशन। ये क्या है? जो भी इंप्लॉयज इस स्कीम के अंडर आएगा उसको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाएगा, राइट, ताकि फेक अकाउंट्स क्रिएट ना हो। क्योंकि देखिए करप्शन के चांसेस हो जाते हैं, किसी का भी आधार लेके किसी को भी रजिस्टर कर लिया और उसका पैसा गवर्नमेंट से उठाकर करप्शन में लगा दिया। तो उससे बचने के लिए ये यूएएन अकाउंट नंबर क्रिएट किया जाएगा। अब देखिए यूपीएससी जो है वो प्रीलिम्स में, आपको नहीं लगता कि वो स्कीम्स तो जरूर लेगा जो जो गवर्नमेंट ने खुद ने पब्लिश करी हैं, राइट। हालांकि इंडिया ईयर बुक में 150 से भी ज्यादा स्कीम्स लिखी गई हैं। जी हाँ, 150 से भी ज्यादा स्कीम्स हैं जिसे कवर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और ऑलरेडी हम स्कीम्स के ऊपर वीडियोस दे चुके हैं आपको। यहां पर वो हैं जो यूनिक हैं, जैसे मैंने कहा ना, फाइन जेम्स जिसे आप कहना चाहिए, वो यहां पर वो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं। अगला प्रोग्राम है वेलफेयर। वेलफेयर एक ऐसी चीज है जो गवर्नमेंट कभी मिस नहीं करना चाहती। अब सोशल वेलफेयर है, इकोनॉमिक वेलफेयर है, फिजिकल वेलफेयर है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। एजुकेशन हो सकता है, आपकी हेल्थ हो सकती है, माइनॉरिटी से रिलेटेड हो सकता है, एसटी एससी ओबीसी से रिलेटेड हो सकता है, विमेन रिलेटेड, चिल्ड्रन रिलेटेड, ओल्ड एज रिलेटेड, कोई भी वेलफेयर हो सकता है, राइट। तो यहां भी हमने कुछ सेलेक्टेड प्रोग्राम्स आपके लिए निकाले हैं। तो सबसे पहला है प्रधानमंत्री विकास और पीएम विकास। यहां पर विकास स्टैंड करता है विरासत का वीआई, तो विरासत का हो गया वीआई, के ए, और संवर्धन का हो गया एस, विकास, राइट। जी हाँ, जी ये पंचायत के विकास नहीं है ये विकास है एक माइनॉरिटी का विकास, राइट। तो हमारे देश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, जैसे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख कम्युनिटी है, जैन है, पारसीज हैं, जोरास्ट्रियन वगैरह। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है। इस स्कीम में क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर होगी, क्योंकि मैंने बताया माइनॉरिटीज के लिए, तो माइनॉरिटी अफेयर में ही होगी। अब इस स्कीम के ऊपर काफी डिटेल में इस किताब में दिया हुआ है। तो इसके 4 प्रोग्राम्स होंगे। इस स्कीम में हम लोगों को जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको स्किल्स देंगे, राइट, उनको बिजनेस चलाना सिखाएंगे, एजुकेशन देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी देंगे। पढ़ाओ, स्किल्स दो, बिजनेस कैसे चलाना है वो बताओ, और फैक्ट्री खोल के भी उनको दे दो। फिर उनके वो अपने धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि देखिए सब कुछ तो सीख लिया, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल गया, अब आप अपना बिजनेस आगे चलाओ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोशन करो, राइट। ये इस स्कीम का सबसे बड़ा मोटो है। अब ये स्कीम एक फ्लैगशिप स्कीम बन गई है। ये ध्यान रखिएगा, ये वो स्कीम है जिसको इकोनॉमिक सर्वे में भी स्पेशल मेंशन मिला था। तो ये स्कीम हो सकता है इस साल पूछी जा सके। ऑपरेट थ्रू स्किल इंडिया पोर्टल, सर्टिफाइड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। अगर आपको इस स्कीम में बेनिफिट चाहिए, स्किल इंडिया पोर्टल पे जाइए, सारी डिटेल्स वहां से लीजिए, रजिस्टर कीजिए और आगे बढ़िए, राइट। अब ये है सबसे बड़ी बात, पीएम विकास ये 5 स्कीम्स को एक साथ मर्ज कर देता है। क्या हो जाता है? पहले ये 5 स्कीम्स अलग अलग चलती थी, राइट।
सीखो और कमाओ, उस्ताद हो गया, हमारी धरोहर हो गया, नई रोशनी हो गया, नई मंजिल हो गया, ये सारी माइनॉरिटी रिलेटेड स्कीम्स थी। कैसे? सीखो और कमाओ। अरे भाई आप सीखो और फिर कमाओ, सिंपल। कितना इजी नाम है। पहले आप स्किल्स ले लो, फिर प्लेसमेंट। उस्ताद, प्रमोटिंग ट्रेनिंग ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट। कोई हैंडीक्राफ्ट्स में काम करता है, कोई फुटवेयर में काम करता है, तो उस्ताद का मतलब है सिखाना, मेंटरिंग, राइट। तो अगली जनरेशन को आप सिखाओ कि भाई ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स बनाना है, ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट जो होते हैं हमारे देश में तो कितने ही सारे, हजारों की लिस्ट आपको मिल जाएगी जहां पर ये सब मिलता है। हमारी धरोहर यानी हमारा कल्चर, हमारी हेरिटेज, प्रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटी कल्चर। माइनॉरिटी कल्चर के 50 चीजें हो सकता है, उनका कोई कोई बुक्स हो, कोई लिटरेचर हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई ड्रेसिंग हो, लैंग्वेजेस हो, प्रिजर्व करना है। नई रोशनी, ओवर लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योर स्किल टू विमेन। महिलाओं को रोशनी दिखाओ, राइट, उनको आगे बढ़ाओ, माइनॉरिटी विमेन। एंड द लास्ट वन इज अगेन स्किलिंग एंड एजुकेशन फॉर द माइनॉरिटी स्कूल ड्रॉप आउट्स। मंजिल का मतलब क्या है? एक नया टारगेट दे दो उस बच्चे को। वो बच्चा जो स्कूल से छूट गया, जिसकी एजुकेशन छूट गई है, उसको अब एक नया टारगेट दे दो। कैसे? उसको स्किल्स दो, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ क्योंकि छूट गया है, और उसको फिर आगे केपेबल बनाओ। तो जितनी भी स्कीम्स आपको यहां दिख रही हैं, कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है कि बस सरकार आपको पैसा दे देगी और बस हो गया। नहीं, सरकार आपको केपेबल बनाएगी। यहां पर कहीं भी नहीं लिखा कि सरकार आपको पैसा दे देगी, ये रखो 1 लाख रुपए, चलाओ बिजनेस। नहीं, सरकार आपको बिजनेस के लिए हर सपोर्ट करेगी, लेकिन यहां पैसे की बात नहीं। पैसे के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं इंडिया में, राइट। आप मुद्रा योजना देख लीजिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसमें छोटे छोटे लोन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अभी मैंने आपको एमएसएमई का क्रेडिट वही बताया था, क्रेडिट गारंटी। अगला है, हाल ही में सरकार ने पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स किए, और इसको भी अलग से स्पेशल मेंशन दिया गया है आपके इंडिया ईयरबुक में। अब क्या रिफॉर्म्स आए? तो पहला है मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन, राइट। राशन मोबाइल एप्लीकेशन। अब भैया मोबाइल एप्लीकेशन है तो मोबाइल में एक एप्लीकेशन होगी, ऑब्वियस सी बात है, आप उसको प्ले स्टोर से या कहीं से डाउनलोड करेंगे। अब उस एप्लीकेशन में होगा क्या? उस एप्लीकेशन में होगा बेनिफिशियरी के लिए कुछ बेनिफिट्स, जैसे उसका उसको कितना अनाज मिलेगा, रीसेंट ट्रांजैक्शंस क्या है, अपनी आधार सीडिंग चेक कर सकता है, राइट, नेशनल पोर्टेबिलिटी है या नहीं ये चेक कर सकता है, वन नेशन वन राशन कार्ड का रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइडेड है। कितना अनाज ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, पिछली बार कितना अनाज लिया था, जैसे होता नहीं है आपके पेटीएम, फोन पे वगैरह पे कि बैलेंस एंड हिस्ट्री बता देता है, तो यहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक आदमी को पता रहेगा कि हाँ भाई इतना अनाज मैंने लिया, क्यों भूल जाए, ट्रांजेक्शन के बारे में नहीं पता हो, कहीं किसी ने फेक ट्रांजेक्शन तो नहीं कर लिया, राइट। तो वो इंफॉर्मेशन एक बेनिफिशियरी को मिलती रहेगी। अलाउ बेनिफिशियरी टू लोकेट, इसी में आपको ये भी मिलेगा कि वो क्या कर सकते हैं, आसपास राशन की दुकान कहाँ है साहब। मोबाइल एप्लीकेशन में देखा राशन की दुकान, अच्छा यहाँ पर है राशन की दुकान, फिर वो आपको रास्ता भी बता देगा, तो आदमी वहाँ तक चला जाएगा। क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई एक लेबर है, बिहार का कोई लेबर है, राइट, या फिर गुजरात का कोई लेबर है, उड़ीसा राजस्थान का कहीं कोई लेबर है, और वो किसी दूसरे स्टेट में काम करने जाता है, नया नया वहाँ पर आया है, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड है तो एलिजिबल तो है, वहाँ पर राशन ले लेगा। तो वहाँ जब वो मूव करा है तो उसको दुकान ढूंढने में, राशन की शॉप ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह से ये एप्लीकेशन उसके सपोर्ट में होगी। आपके भी आसपास अगर कोई हो तो डेफिनेटली मैं कहूँगा रिकमेंड कीजिएगा कि वो इस एप्लीकेशन को यूज़ करें। गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रही है अपनी बुक में। फिर आता है अन्न मित्र। देखिए मित्र जहां भी आएगा गवर्नमेंट स्कीम में, मैं आपको एक थंब रूल बता देता हूं, जहां कहीं भी आप मित्र वर्ड सुनेंगे, जैसे अन्न मित्र हो गया, राइट, सोलर मित्र हो गया, या फिर ई मित्र हो गया, इसका मतलब है कोई एक आदमी जो आपको सपोर्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा। तो अन्न मित्र का मतलब यह है एक ऐसा आदमी, अन्न मतलब फूड, फूड ग्रेन्स, एक ऐसा आदमी जो एक दूसरे बेनिफिशियरी को पीडीएस प्रोवाइड कराने में हेल्प करे। कैसे हेल्प करेगा? फील्ड फंक्शनरीज, वो लोग जो पीडीएस को प्रोवाइड करवाते हैं, दुकान पे काम करने वाले, राशन लाने वाले, ले जाने वाले, पैकेजिंग करने वाले, ये सारे लोग, राइट, डेटा कलेक्ट करने वाले, इनको क्या मिलेगा? क्रिटिकल ऑपरेशनल डेटा थ्रू सिक्योर प्लेटफॉर्म। उनके मोबाइल पर जो भी ये लोग होंगे,
इनके मोबाइल पे सारा डेटा दे दिया जाएगा कि भाई आपके एरिया में इतने बेनिफिशरीज हैं, इतना इतना किलो उनको सारा सामान जाता है, सारा डेटा उनको मिल जाएगा। तो वो डायरेक्टली मॉनिटर भी कर सकते हैं। वो ये देख सकते हैं अच्छा पिछले महीने में 15 किलो ज़्यादा चला गया था, स्टॉक मैनेजमेंट। अब इसी में अभी ये जो प्रोग्राम है अन्न मित्र, ये पायलट प्रोजेक्ट है। उत्तराखंड, त्रिपुरा, असम और पंजाब जैसे राज्यों में ये चलाया गया है और एप्लीकेशन को इंग्लिश और हिंदी में अभी अवेलेबल कराया गया है, राइट। अगर अच्छे से चल गया तो आगे भी चल जाएगा। तो देखिए दो चीजें हैं, ये तो है सर्विस प्रोवाइडर जो पीडीएस प्रोवाइड कर रहा है, ये है बेनिफिशियरी के लिए। तो सर्विस लेने वाला और सर्विस देने वाला दोनों को ही अब डेटा और इंफॉर्मेशन से गवर्नमेंट ने बिल्कुल लोडेड कर दिया है, राइट। एक दूसरे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। फिर आता है अन्न सहायता। अन्न का मतलब वही फूड ग्रेन और सहायता का मतलब है हेल्प। सहायता का मतलब हेल्प करना। अब ये क्या करेगा? ये है आपकी हेल्प करेगा, यानी कि अगर कोई शिकायत है तो ये हेल्प करेगा। कितना सही है, राइट। अगर कोई भी शिकायत है तो ये आपकी हेल्प करेगा अंडर नेशनल, राइट, फूड सिक्योरिटी एक्ट, एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, टारगेटेड पीडीएस में। ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन थ्रू आप व्हाट्सएप से भी कंप्लेंट कर सकते हैं एंड वॉइस ओवर से भी आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं, राइट, इंटरेक्टिव वॉइस से। सभी स्टेट्स और यूटीज इसमें कवर किए जाएंगे। तो देखिए तीनों के तीनों कितने ज़रूरी हैं। मैं एक बार आपका रिवीजन करा देता हूँ, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो इस तीनों प्रोग्राम में जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेकर आई है पीडीएस के, और हाँ ध्यान रखिएगा पीडीएस रिफॉर्म है तो आपके इकोनॉमिक के मीन्स का जो पेपर होता है जीएस पेपर 3, वहां भी आप इसको एज अ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वहां पीडीएस सिलेबस में है। तो सबसे पहले तो हो गया आपके बायर, राइट। तो बायर के लिए तो हो गया आपके मोबाइल एप्लीकेशन, राइट, मोबाइल ऐप हो गई। कहां पर? ये रही मेरा राशन मोबाइल ऐप, राइट, मेरा राशन मोबाइल ऐप। फिर हो जाता है आपके सेलर, ये हो गया आपके अन्न मित्र, अन्न मित्र, राइट। अगर इन दोनों को कंप्लेंट्स हैं, कोई भी कंप्लेंट्स है, राइट, बेसिकली बायर की ही कंप्लेंट होगी सेलर को, तो वो कंप्लेंट जाएगी यहां पर अन्न सहायता पर, अन्न सहायता, राइट। और देखिए यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो सिंपल से ही कुछ भी इसमें से, राइट, अन्न सहायता, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अन्न सहायता। एक दो स्टेटमेंट दिए, एक सही दो गलत वगैरह, जैसे भी उनको ठीक लगेगा, राइट। वही मास्टर है भाई क्वेश्चन डिसाइड करने में, तो जैसा उनको लगेगा वैसे कि वो क्वेश्चन यहां से फ्रेम कर सकते हैं। अब वो आपको ये नहीं बताएंगे कि अन्न सहायता पीडीएस में आता है नहीं आता है, एनएफएसए में आता है नहीं आता है, क्या है अन्न सहायता लिख के। और इतना और भी बेसिक क्वेश्चन, अन्न सहायता रिसेंटली सीन इन न्यूज, यानी कि अन्न सहायता जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, क्या है? लीजिए 4 ऑप्शन, बताइए आंसर। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यूपीएससी के किसी ने हाथ थोड़ी ना बांध दिए हैं। स्मार्ट पीडीएस, ये तो बिल्कुल मतलब यहां तो मैं स्टार लगा देता हूं भाई, ये तो आप भूलेंगे ही नहीं, राइट। एटलीस्ट जब तक आपके अटेम्प्ट हैं तब तक तो आप नहीं भूलेंगे, और भूलना भी नहीं है। स्मार्ट पीजी, स्मार्ट का मतलब क्या है? स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म थ्रू टेक्नोलॉजी। पीडीएस की हर स्टेज पर, हर स्टेज पर, यानी कि एफसीआई जहां पर फूड इकट्ठा होता है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कमीशन जो फूड को मैनेज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आधार, सब कुछ जो भी इसमें इन्वॉल्व है, वन नेशन वन राशन कार्ड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हर चीज को डिजिटली मॉनिटर करा जाएगा। क्या किया जाएगा? डिजिटली मॉनिटर किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा, जितना हो सकता है उतनी टेक्नोलॉजी उसमें यूज की जाएगी पीडीएस में, राइट। उसी को कहा गया है स्मार्ट पीडीएस। देखो सिंपल सी बात है, पहले सब कुछ पेन पेपर पे होता था, रजिस्टर्स बनते थे, हाँ भाई रामलाल आपने अनाज लिया, हाँ ले लिया साहब, ठीक है ओके कर दिया, साइन करो जाओ। पहले ये सब सिस्टम्स हुआ करते थे। अब हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को डिसमिनेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को हम प्लोरिफरेट कर रहे हैं, हर जगह उसको लेके जा रहे हैं।
अब स्मार्ट पीडीएस, पीडीएस को स्मार्ट कर देना है। कैसे स्मार्ट कर दोगे? आप उसमें मॉनिटरिंग को डालोगे, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें लेकर आओगे। हो सकता है कल को गवर्नमेंट एआई ले आए आइडेंटिफिकेशन को लेकर, राइट? कुछ भी कर सकते हैं। एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन स्कीम्स इन ऑल स्टेट्स, राइट? जितनी भी स्कीम्स हैं आपके पीडीएस से रिलेटेड, हर स्टेज पर कंप्यूटराइज कर दो। कहीं पर ह्यूमन इंटरवेंस को रखना ही नहीं है, ह्यूमन एरर रखना ही नहीं है, सब कुछ। अच्छा, उससे ये होगा क्योंकि कंप्यूटराइज्ड होगा और नेशनल लेवल पे डेटा कलेक्ट होगा, तो फायदा क्या? फायदा ये है कि जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसको इजीली किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में अगर राजस्थान में कोई प्रॉब्लम होती है तो दिल्ली में बैठी सरकार को पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सब कुछ डिजिटली हो रहा है। इंट्रोड्यूस न्यू रिफॉर्म्स इन फंक्शनिंग ऑफ द पीडीएस एंड स्ट्रेंथन नेशनल पोर्टेबिलिटी वगैरह वगैरह सारे। तो मैंने कहा ना, सारा डाटा, सारा का सारा डेटा, आधार डेटा हो गया, राइट, एफसीआई डेटा हो गया वगैरह, सारा डेटा एक जगह लाकर उससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प भी मिलेगी। गवर्नमेंट को पता रहेगा कितने लोगों ने कितना अनाज लिया, किसने नहीं लिया, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है। नेशनल, देखो, डेटा इज द न्यू ऑयल, ये आप सबको पता है। पॉलिसी मेकिंग में डेटा एनालिटिक्स का बहुत बड़ा आज काम है, और गवर्नमेंट का फ्यूचर प्लानिंग सिर्फ डिसीजन मेकिंग जो है उसमें अगर डेटा काम आ जाए तो क्या बुरा है, राइट? ये वो चीजें हैं जो इसमें कलेक्ट की जाएंगी। फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट, जब जो खाने पीने की चीजें हैं, राइट, फूड जितना भी है, जब उसको लिया जाएगा कंप्यूटराइज कर दो। सप्लाई चेन, यानी लेने से लेकर स्टोर तक और आगे तक जो एलोकेशन किया जा रहा है, कंप्यूटराइज कर दो। राशन कार्ड को कंप्यूटराइज कर दो, राशन शॉप्स को कंप्यूटराइज कर दो, उसका मैनेजमेंट, बायोमेट्रिक वगैरह, राइट, सब कुछ कंप्यूटराइज कर दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ठीक है, हमने कंप्यूटर रख दिया, अब मैकबुक रख दीजिए उसके सामने, जब इंटरनेट ही नहीं है तो, राइट? खैर कोई बात नहीं, उस पर भी गवर्नमेंट काम कर रही है, राइट? धीरे धीरे पेनिट्रेशन बढ़ेगा। अब आते हैं एक ऐसा पॉइंट जो कि पूरी की पूरी इस बुक में एक हाईलाइट बनकर आया है, और वो है विकसित भारत, राइट? विकसित भारत वही 2020 से 2047 का जो हमारे पास टारगेट है, तो विकसित भारत, जी राम जी, राइट, ग्रामीण, सॉरी, गारंटी फॉर रोजगार, तो रोजगार गारंटी हो गई, एंड आजीविका मिशन यानी लाइवलीहुड मिशन। लाइवलीहुड मिशन भी है और एम्प्लॉयमेंट गारंटी, दोनों है, बट ग्रामीण है, यानी सिर्फ गांव में मिलेगा, राइट? शहरों में ये चीज लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शहरों में माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, गांव में माइग्रेशन उतना नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो क्या है? सबसे पहली बात, आप सबको पता होगा क्योंकि आपने ये चीज तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स में पढ़ी ही होगी, लेकिन मैं आपके लिए 2 मिनट का रिवीजन कर देता हूं। तो ये नरेगा को रिप्लेस करेगा बेसिकली, जो एमजी नरेगा है हमारे, राइट? ऑलमोस्ट 20 साल हो गए नरेगा को, 2026 में 20 साल हो गए, 2006 में आया था, तो उसको आप रिप्लेस करके जी राम जी आ रहे हैं। तो व्हाट इट इज, क्या है? ये एक नया फ्रेमवर्क है, स्टैट्यूटरी है, जी हाँ, एक लॉ बेस्ड है, ऐसे नहीं आ जाएगा, लॉ बनेगा। रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट रिप्लेस एमजी नरेगा, नरेगा को हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, राइट? अभी डिटेल्स देखेंगे, हम दोनों को कंपेयर करेंगे। फिर एलोकेशन मॉडल है, यानी कि एक नॉर्मेटिव एलोकेशन है। नॉर्मेटिव का मतलब है हम उम्मीद से, राइट, एक्सपेक्टेशन से करेंगे। ये सेंट्रली डिटरमाइंड लिमिट्स होंगी, अभी वो लिमिट्स भी मैं आपको बताऊंगा। एक्सेस डिमांड होगी तो स्टेट खुद करेगा, गवर्नमेंट खुद, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले यहाँ क्या होता था, डिमांड बेस्ड होता था, नरेगा में डिमांड बेस्ड होता था। हाँ भाई, कि इस राज्य में इतने लोगों ने डिमांड करा है, किसी को भी जॉब चाहिए हो नरेगा में, वो जाएगा और मस्टर रोल में अपना एंट्री करवा के आ जाएगा, फिर वो 15 दिन तक वेट करेगा, 15 दिन के अंदर अंदर काम मिल जाता है। तो पहले आती थी डिमांड और फिर होती थी जॉब की सप्लाई। अब यहां पर नॉर्मेटिव है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट पहले कह दी कि हाँ भाई राजस्थान, आपको इतने दिनों का पेमेंट मिलेगा, ठीक है? अगर उससे ज्यादा लोग काम मांगते हैं तो गवर्नमेंट तो ये कह दे कि हाँ भाई ठीक है, 1 करोड़ लोग 125 दिन के हिसाब से हम आपको इतना पेमेंट दे रहे हैं। अगर उससे ज्यादा लोगों ने काम मांगा तो कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट खुद करेगी, ठीक है? असेट मैप्ड थ्रू नेशनल डिजिटल स्टेक लिंक्ड विद पीएम गति शक्ति, एआई बेस्ड असेसमेंट है। देखो, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी जो है अब हमारे गवर्नेंस से बहुत ज्यादा अंदर तक चली गई है। तो सबसे पहले तो नेशनल डिजिटल स्टेक
फोटोग्राफ्स कलेक्ट करना, वीडियोग्राफी करना, काम हुआ है नहीं हुआ है, सब कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। पीएम गति शक्ति जो कि ऑफकोर्स पूरे देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देना है, उसमें ये काम आएगा। एआई बेस्ड असेसमेंट होगा, यानी अब एआई असेस करेगा कि काम सही हुआ है या नहीं। चलिए नरेगा के साथ कंपेयर करते हैं। तो नरेगा में लेबर बजट जो है वो एनुअली बनता था, राइट। ये नॉर्मेटिव होगा, जितना गवर्नमेंट चाहेगी उतना देगी। फंडिंग पैटर्न मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट होता था, 100% वेजेस सेंटर देगा, 75% का मटेरियल भी देगा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस वगैरह वगैरह वो स्टेट गवर्नमेंट देती थी। यहां पे सेंटर ने कहा देखो हर चीज में बंटवारा होगा, ठीक है। नॉर्मल 60-40 होगा स्टेट्स के लिए, नॉर्थ ईस्ट और हिमालय के लिए 90-10 होगा, यानी 90 देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी स्टेट गवर्नमेंट। नंबर ऑफ डेज 100, 150 स्पेशल केसेस जो कोविड में हुआ था, यहां पर 125 डेज, तो यहां 100 डेज से तो बढ़ गया है 125 डेज, राइट। पर हाउस होल्ड ही रहता है, कोई इशू नहीं है। सब्जेक्टेड टू सीजनल पॉज, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। प्रॉब्लम क्या होती थी कि नरेगा में कुछ लोग खेती छोड़ के नरेगा में काम करने चले जाते थे, तो उससे ये होता था कि खेतों में जो लेबर की डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती थी और वेजेस इंपैक्ट होती थी। तो खेती जिसकी जो ओनर होता था, फार्मर होता था, उसके लिए लेबर को जुगाड़ बैठाना बहुत मुश्किल होता था और महंगा भी मिलता था, क्योंकि वो तो नरेगा में काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो यार, जब भी खेती होगी, हार्वेस्टिंग होगी या फिर जो भी आपकी सोइंग वगैरह होगी, उस टाइम हम एक पॉज दे देंगे। कितने दिन का पॉज? 60 दिन का, 60 डेज का हम एक पॉज दे देंगे, जो कि यहाँ पर नहीं था। ये ऑलराउंड होता था, कभी भी चाहो। जॉब कार्ड्स यहाँ भी है, सब कुछ है सेम, वहाँ भी मिलेगा, राइट। 3 साल की वैलिडिटी होगी। पेनल्टी स्ट्रक्चर है, राइट, 1000 उससे ऊपर वहाँ भी अब पेनल्टी बढ़ा के 10,000 कर दी है। पता नहीं उससे करप्शन कम होगा या नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। प्रायोरिटी एरिया कोई नहीं है, कोई नहीं है, लिटरली यहां से मिट्टी उठाई वहां रख दी, राइट। एक छोटा सा गड्ढा खोदने में पूरा दिन लगा दिया, कुछ भी, बस क्योंकि इंसान वहां एक आदमी आया, एक नागरिक आया, उसने काम मांगा है तो उसको काम देना है, भले ही काम नहीं है फिर भी देना है, कुछ भी काम करवाओ उससे। लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, काम हम सेलेक्टिव करवाएंगे। कौन सा? पानी से रिलेटेड, राइट। कुआं खुदवा दिया, एक तालाब बना दिया, एक पॉन्ड बना दिया, कुछ भी। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बनवाओ, स्कूल की बिल्डिंग गांव वालों से बनवाओ, बिल्कुल वहीं से लेबर लो, गांव वालों से स्कूल की बिल्डिंग बनाओ, पानी की टंकी बनवाओ और उस पर जाके बैठ जाओ ऊपर शाम को, राइट। लाइवलीहुड, पैसा कमाने के लिए, या फिर क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ भी, प्लांटेशन, पेड़ वेड़ लगा दिए, फॉरेस्ट कर दिया, एक ग्रीन बेल्ट आपने डेवलप कर दी। तो ये 4 फोकस एरिया हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर इस साल या नेक्स्ट ईयर इस पे क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है। फिर आता है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो गवर्नमेंट है वो हर जगह एआई की बातें कर रही है, तो नेट भी तो होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। तो उसी को पुश देने के लिए गवर्नमेंट लेकर आई है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, जो कि 2025 से 2030 तक चलेगा। तो ये जितने भी टारगेट्स आपको दिख रहे हैं, ये सब 2030 तक गवर्नमेंट पूरा करना चाहती है। इससे पहले नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन आया था 2019 में, यानी नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 1.0 जो पहला वर्जन था वो 2019 में आया था, अब आया है 2025-30 में। ऑप्टिकल फाइबर्स 2,70,000 विलेजेस तक हम पहुंचा देंगे। चलिए देखते हैं टोटल कितने विलेज हैं, लगभग 6 लाख के आसपास विलेजेस हैं। तो उसमें से 2,70,000 तक हम ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा देंगे, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 90% तक कर देंगे। कहाँ पर? पब्लिक बिल्डिंग्स पर, हॉस्पिटल्स पर, स्कूल्स पर, वगैरह वगैरह। फिक्स्ड ब्रॉडबैंड जो है, फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड है, उसकी मिनिमम स्पीड 100 Mbps, विच इज़ वेरी गुड, राइट। अभी भी कई घरों में 25 Mbps, 30 Mbps, 50 Mbps आता है, 100 Mbps करो मिनिमम, दैट इज मिनिमम, मतलब इससे ऊपर ही होगी बाकी। नंबर ऑफ रूरल इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हमें 100 लेकर आने, 60 लेकर आने आउट ऑफ 100, कि रूरल इंडिया में हर 100 में से एटलीस्ट 60 लोग तो इंटरनेट यूज करें। हम मानते हैं ठीक है इसमें युवा ज़्यादा होंगे, लेकिन जितने भी युवा हों एटलीस्ट वो तो करें, इंटरनेट पेनिट्रेशन तो बढ़े। 30% मोबाइल टावर जो होंगे अब वो सस्टेनेबल एनर्जी से चलेंगे, सोलर पावर लगा दिया, राइट। या फिर आसपास गांव में कहीं पर सोलर से कोई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, और डीजल जनरेटर्स को हटाया जा रहा है। वर्किंग ऑन एनहेंसिंग द यूसेज ऑफ कॉल बिफोर यू डिग, राइट। मोबाइल ऐप टू प्रोटेक्ट अंडरग्राउंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। कई बार ऐसा होता है
कि ब्रॉडबैंड की लाइन जा रही है, गवर्नमेंट ने वहीं पर पाइपलाइन डालनी थी, वहां पर खोदा और पूरा इंटरनेट ठप। राइट, तो एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जाएगी इस मिशन के अंडर। उस मोबाइल एप्लीकेशन से पता चल जाएगा कि भाई आप जहाँ भी खड्डे खोद रहे हो या कोई भी प्रोग्राम राइट प्रोजेक्ट चला रहे हो, पता चले वहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही है, वहाँ से नीचे वायर जा रहा था, उसको तोड़ ना दें। तो ये नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है 2030 राइट, अगले 5 सालों तक इन्होंने ये अचीव करना है। नीति आयोग, अब नीति आयोग के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि स्पेशली इस बुक में पब्लिश किए गए हैं, राइट। एंड आई एम प्रीटी श्योर ये इस बुक का ये ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट राइट लास्ट चैप्टर तक ही है जहां पर इसको किया गया है, ऑलराइट। जी हाँ, सो नीति आयोग के ऊपर 2-3 प्रोग्राम्स इसमें दिए गए हैं। तो चलिए इनिशिएटिव देखते हैं नीति आयोग का। पहला इनिशिएटिव जो नीति आयोग का है वो है स्टेट सपोर्ट मिशन। सबसे पहले नीति आयोग क्या है ये आप सभी को पता होगा, राइट। बट एक चीज है जो नीति आयोग का कोर है और वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट। क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात आती है तो हम हमेशा सेंटर प्लस स्टेट की बात करेंगे, राइट। तो जितने भी प्रोग्राम्स मैं डिस्कस करने वाला हूं वो सारे के सारे वो प्रोग्राम्स हैं जो सेंटर प्लस स्टेट के लिए बनाए गए या फिर सेंटर स्टेट को हेल्प करेगा किसी भी चीज में, किसी भी चीज में। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नीति आयोग है, क्योंकि नीति आयोग नेशनल लेवल पे काम करता है, तो नीति आयोग जो पॉलिसीज बनाएगा उसमें वो स्टेट्स को भी लूप में रखेगा। एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए भी ये सारी पॉलिसीज बनाई जाएंगी। तो स्टेट सपोर्ट मिशन, ऑब्वियसली मतलब देखिए नाम से ही पता चल रहा है स्टेट को सपोर्ट करने वाला मिशन। नीति आयोग ने एक मिशन बनाया है SSM। उस मिशन में स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाएगा। किस चीज के लिए सपोर्ट किया जाएगा? टू एम्पावर इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी टू अचीव देयर गोल्स बाय 2047। अब उसमें ये क्या करेंगे, राइट। उसमें ये उनको बताएंगे कि साहब आपको कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे टारगेट्स अचीव करने हैं। अब सोशियो इकोनॉमिक टारगेट्स कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हेल्थ हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, राइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, पॉवर्टी रिडक्शन हो सकता है। तो उसके लिए ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है मैं नहीं बता रहा, आप लोग कमेंट करके बताइए नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। उसी को आप इस वर्ड से समझिए, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफर फॉर लेट्स से तमिलनाडु। नीति आयोग एट स्टेट लेवल वो क्या करेगा, वो करेगा स्टेट लेवल पर प्लानिंग हर डिसिप्लिन में, राइट। हर डिसिप्लिन में इनोवेशन पे ध्यान देना है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग बनाना है, डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग बनाना है। डेटा इकट्ठा करो और फिर आप उसके बेसिस पर डिसीजंस लो। तो बेसिकली नीति आयोग स्टेट में मिनी आयोग बनाने की बात कर रहा है कि भाई आप अपना अपना एक नीति आयोग बनाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको सिखाएंगे सब कुछ कैसे करना है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए अगले 20-21 सालों में। नॉलेज पार्टनरशिप होगी स्टेट्स को टू डेजिग्नेट लीड नॉलेज इंस्टीट्यूट्स सच एज IIT IIMs। यहां से कुछ लोगों को हर राज्य सरकारों के पास भेजेंगे और उनको बहुत कुछ सिखाएंगे, राइट। तो ये है इसमें इंपॉर्टेंट स्टेट सपोर्ट मिशन का 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, SITs और नॉलेज पार्टनरशिप। अच्छी बात है, आई मीन IIT IIMs के पास तो बहुत नॉलेज होती है पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड, तो क्यों ना स्टेट्स के साथ शेयर की जाए। अगला है नीति फॉर स्टेट्स, NFS, नीड फॉर स्पीड, राइट। साउंड्स लाइक दैट बट वो नहीं है। नीति फॉर स्टेट्स NFS क्या है? ये प्लेटफॉर्म है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है होस्टिंग ओवर 7,500 प्रैक्टिसेस। हमारे देश के किसी एक कोने में, किसी एक गांव में, किसी एक आदमी ने कोई इनोवेशन किया जिससे पानी बचाया जा सकता है, जिससे एक अच्छी खेती की जा सकती है। फटाफट उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाओ, वो क्या करता है, कैसे करता है, सारी इंफॉर्मेशन लो और इस प्लेटफॉर्म पे डाल दो। बेस्ट प्रैक्टिसेस, 5,000 से ज्यादा पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, ऐसी नॉलेज जो शेयर करना जरूरी हो जाता है।
मान के चलिए कि राजस्थान में किसी एक आदमी ने एक ऐसी टेक्निक बनाई है जिससे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंस्टेंटली यूज किया जा सकता है, मान लीजिए। अब क्यों ना वही टेक्नोलॉजी, वही आइडिया गुजरात में इंप्लीमेंट किया जाए, दिल्ली में इंप्लीमेंट किया जाए, महाराष्ट्र के विदर्भा में इंप्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल किया जाना चाहिए, पानी की जरूरत सब जगह है। तो एक आदमी को दूसरे की इंफॉर्मेशन मिलेगी कैसे? ऐसे, इस प्लेटफॉर्म पे यानी इस वेबसाइट पे जाके। सेक्टोरल फोकस होगा, सपोर्टिंग डेवलपमेंट अक्रॉस 10 सेक्टर्स, जिसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ, इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। गोल सेटिंग, असिस्टिंग इन द डेवलपिंग स्टेट, राइट। स्पेसिफिक इकोनॉमिक विजन्स एंड स्ट्रेटेजी विथ 26 SITs एस्टेब्लिश्ड टू डेट। ऑलरेडी हो चुकी हैं। SIT क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था, ये ऑलरेडी हो चुकी है 26, राइट। बाकी भी हो जाएंगी यूटीज और वगैरह वगैरह में। तो वो लोग मिलेंगे, एक विजन बनाएंगे, आने वाले फ्यूचर में अपने टारगेट्स अचीव करेंगे, और इन सब में नीति आयोग उनकी हेल्प करेगा। अगला है जी हब, ग्रोथ हब। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यहां भी मैं एक छोटा सा स्टार देना चाहूंगा। हो सकता है वो सिंपल ऐसे पूछ लें यूपीएससी की, नीति आयोग का ग्रोथ हब क्या है। तो ग्रोथ हब क्या है, जिसे आप एक छोटे से एग्जांपल से समझिए। आज हमारे देश में एक स्टेट है जिसकी जीडीपी हमारे देश में सबसे ज्यादा है। आई एम प्रीटी श्योर अब तक आपने गेस कर लिया होगा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जीडीपी वाला स्टेट कौन सा है, राइट। जी हाँ, महाराष्ट्र। लेकिन क्या आपको पता है महाराष्ट्र की जो जीडीपी है उसका मेजॉरिटी पार्ट सिर्फ मुंबई से आता है। जी हाँ, अगर आप मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करें तो बची हुई जीडीपी बहुत छोटी हो जाएगी। तो उनको जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी जीडीपी हो जाएगी। तो एक मुंबई एक ऐसा एरिया है जो पूरे महाराष्ट्र को पुश दे रहा है, राइट। जैसे दिल्ली, दिल्ली एनसीआर नॉर्थ इंडिया को पुश दे रहा है, चेन्नई तमिलनाडु को पुश दे रहा है, बेंगलुरु कर्नाटक को बहुत बड़ा पुश दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में ऐसे इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, ऐसे हब हैं, ऐसे एक सेंटर हैं, एरिया ऑफ डेवलपमेंट है जो कि इकोनॉमी को पुश देते हैं। तो क्या करना है हमें, ऐसे सिटी रीजन्स को पता करना है। ऐसे सिटी रीजन्स आपने पता करे, उनको इनका इकोनॉमिक इंजन बनाना है कि वो इकोनॉमिक जनरेट करें, ताकि हम लोग 47 तक एटलीस्ट $35 ट्रिलियन या $45 ट्रिलियन, जो कि मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो गया, लेकिन हाँ 35 तक शायद हम पहुंच सकते हैं, नो डाउट। 35 तक हम पहुंच सकते हैं, $1 ट्रिलियन तक। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें इन सेंटर्स को, इन हब्स को डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए स्ट्रेटेजी अलग चाहिए होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश चाहिए, इंडस्ट्री पुश चाहिए, सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, इंडस्ट्री तो ग्रो कर ली आपने, सिटी को ग्रो कर लिया, लेकिन वो ऐसे ग्रो हुई है सिटी कि डेवलपमेंट की जगह कुछ और ही नजर आ रहा है। अर्बन स्प्रॉल्स हो गए हैं, स्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। नहीं, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। तो जैसे पायलट प्रोजेक्ट में इन्होंने सूरत, मुंबई, वाराणसी और वाइजैक यानी विशाखापट्टनम को इन्होंने सेलेक्ट किया है। 4 सिटीज इसमें सेलेक्ट हुई हैं। आगे शिफ्ट करना है इनको अपना, कि शिफ्टिंग फ्रॉम टीयर बेस्ड सिटी मॉडल टू फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक पोटेंशियल, कि भाई आप उस शहर पे ध्यान लगाओ ना जो आपकी इकोनॉमिक जनरेट कर रहा है। हम ये क्यों कहते हैं कि छोटे टीयर की सिटी है तो कम ध्यान लगाएंगे, बड़े टीयर की सिटी है तो ज्यादा ध्यान लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखिए, जरूरी नहीं है कि किसी स्टेट में उसकी कैपिटल सिटी ही वो हो जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस हो। ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पंजाब का केस देखिए, कैपिटल क्या है? पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। लेकिन इकोनॉमी कहां से आती है? लुधियाना से, पटियाला से, अमृतसर से, राइट। आप क्या नाम है, गुजरात देख लीजिए, वहां की बहुत बड़ी जीडीपी सूरत, वडोदरा, यहां से आती है। तो इन्होंने कहा कि साहब हम क्या करेंगे, हम शहर का साइज सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि भाई वो शहर कितनी इकोनॉमी जनरेट करने की पोटेंशियल लगता है, उसको सेलेक्ट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो, राइट। सब सारी उसको सारी फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड करो। इसमें नीति आयोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करेगा क्योंकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। एक्शन प्लान, इनिशिएटिव एम्स टू क्रिएट इकोनॉमिक मास्टर प्लान दैट फोकस ऑन, एक मास्टर प्लान बनेगा। 20 साल आगे की आप सोच रहे हो, बिना प्लान के काम कैसे चलेगा? इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट प्लान, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की बात है, लाइफ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि अगले 20 साल में सबके सब गैस चैम्बर बन गए। इंक्लूसिविलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि
इंक्लूसिविटी का सिंपल सा मतलब यह है कि जब डेवलपमेंट हो तो सारे के सारे उसमें इंक्लूड हो जाए, बचे कोई ना। ऐसा नहीं है कि उस शहर में डेवलपमेंट तो हुआ और कुछ 10,000 लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और 20 लाख लोग गरीबी में बैठे हैं। इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, सबको उसका ग्रोथ का पार्ट मिले। फिर आता है नीति आयोग के कुछ इंडिसेस जो बहुत न्यूज़ में रहते हैं, राइट। कौन कौन से इंडिसेस हैं? नंबर 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया। इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी हेल्थ में कौन अच्छा है, एजुकेशन में कौन अच्छा है, वगैरह वगैरह, स्टेट लेवल एक रैंक आती है। कौन निकालता है? नीति आयोग, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। दूसरा है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल, देखिए इंसान की जरूरत क्या है? रोटी कपड़ा मकान? नहीं, अब वो दिन गए। रोटी कपड़ा मकान अब इंसान की उतनी बड़ी, मतलब ठीक है लेकिन वो गरीबी डिफाइन करने का पैरामीटर नहीं रहा। आज के टाइम में मोबाइल फोन होना जरूरी है, आज के टाइम में अच्छी शिक्षा होना जरूरी है, अच्छी हेल्थ होना जरूरी है। तो मल्टीपल थिंग्स है, राइट। आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी यूज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कहीं पोल्यूशन तो नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सैनिटेशन की बात आती है कि घर में टॉयलेट है या नहीं है। तो रोटी कपड़ा मकान से अब हम बहुत आगे चले गए। रोटी कपड़ा मकान तो जरूरी है ही, उसमें हमने और भी चीजें ऐड कर दी और इसी वजह से वो बन गया है मल्टी डायमेंशनल। इसके ऊपर कौन इंडेक्स लगाता है? नीति आयोग। हमारे पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में ये पॉवर्टी मेजर करते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रैंक्स करता है स्टेट्स को कि भाई कौन से स्टेट में कैसी इनोवेशन हो रही है। अधिकतर आपको इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स ही मिलेंगे। महाराष्ट्र हो गया या फिर कर्नाटका हो गया या फिर दिल्ली एनसीआर हो गया, इनके नाम आपको अक्सर इसमें देखने को मिलते हैं। स्टेट हेल्थ इंडेक्स, कौन सा स्टेट हेल्थ पैरामीटर में कितना अच्छा है, आपको भी पता है कौन सा स्टेट यहां पर नंबर 1 रैंक पर आता होगा। और इंडेसेस है, तो और इंडेसेस में आपके आ जाएंगे। फर्स्ट, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। अरे भाई, फिजिकल हेल्थ का मतलब ही यही है। फिजिकल का मतलब क्या होता है? टैक्स एंड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर रिलेटेड थिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का टैक्स और एक्सपेंडिचर रिलेटेड थिंग्स को हम फिजिकल बोलते हैं, ठीक है। उसकी हेल्थ कैसी है, यानी जो हमारे स्टेट्स हैं उनका एक्सपेंडिचर हो गया, उनका टैक्स हो गया, रेवेन्यू, डेट वगैरह वगैरह कैसा चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कोई स्टेट बहुत ज्यादा कर्जे में। तो ये चीजें मेजर करने के लिए ये लोग लेकर आते हैं फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। देन कम्स कॉम्पोसाइट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। ये बताता है कि कहां पर कौन सा स्टेट वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर रहा है और कहां पर वाटर रिसोर्सेज को मिसयूज किया जा रहा है। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, कौन से स्टेट्स हैं, राइट, रैंक कोस्टल, लैंडलॉक्ड एंड हिमालयन एंड यूटीज। क्योंकि देखिए अब कोई लैंडलॉक्ड स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल महाराष्ट्र जैसी नहीं हो सकती। महाराष्ट्र के पास तो पोर्ट्स हैं, गुजरात के पास पोर्ट्स हैं क्योंकि वो कोस्टल स्टेट्स हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के पास नहीं है, राजस्थान के पास नहीं है, हरियाणा पंजाब के पास नहीं, तो वो एक अलग। फिर उसके भी ऊपर हिमालयन स्टेट्स, उनके लिए तो सामान नीचे तक लाना यार, या फिर नीचे से ऊपर ले जाना और फिर उसको कोस्टल एरिया तक पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंज है। तो वहां पर ये उनको भी अलग अलग कैटेगरी में रख के मेजर करता है। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ऑफ कोर्स हमारे स्कूल एजुकेशन की परफॉर्मेंस देखता है। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसमें यह देखता है कि जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट्स एस्पिरेशनल नहीं होते, कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं एस्पिरेशनल, जहां पर गवर्नमेंट फोकस डेवलपमेंट की बात करती है, राइट। तो वहां पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और कैसे हमें रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे रहा है। तो ये सारी चीजें नीति आयोग से रिलेटेड न्यूज में और आपकी इस भारत 2026 में थी। अब लास्ट सेक्शन, यहां पर मैंने, क्योंकि देखिए इसी बुक में यानी कि आपके इंडिया ईयर बुक में लास्ट में एक छोटा सा सेक्शन होता है जहां पर ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स की एक लिस्ट बनाते हैं। अब वो लिस्ट में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो कि एसएससी बैंक वगैरह एग्जाम्स के लिए तो ठीक है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन यूपीएससी एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो मैंने यहां पर सेलेक्टेड 6 ऐसे इवेंट्स निकाले हैं, वन लाइनर है, फटाफट इसको देख लेते हैं, रट लेते हैं। पहला है यूएन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस। इंडिया ने रिसेंटली इस कमिटी को ज्वाइन कर लिया, ये करंट अफेयर है। अब ये यूएन कमिटी है, किस चीज के ऊपर है? बिग डेटा के ऊपर है, यानी मेटा डेटा। और किसके ऊपर है? डेटा साइंसेस के ऊपर। इंडिया ने इसको रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है, सिंपल सी बात है। फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप, इंडिया, ऑब्वियस सी बात है भाई, हमारा खेल है भाई, हमारा खेल है।
तो मेन हो या विमेन हो, दोनों में ही इंडिया जीत गया। जैसे कबड्डी वर्ल्ड कप हम लोग जीत जाते हैं, राइट। इंडिया फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट कहां पर है? विजिंजम, राइट, विजिंजम। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए ये विजिंजम है कहां पर, कौन से स्टेट में है? बहुत सिंपल है, राइट। इंडियन स्टेट जिसने पूरी फंक्शनल लिटरेसी अचीव कर ली है, मिजोरम। फंक्शनल लिटरेसी का मतलब यह है 15 साल से ऊपर के वो बच्चे या लोग, एडल्ट्स वगैरह, राइट, जो भी आ गए 15 साल से ऊपर, जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये वो लोग हैं जिन्हें, राइट, जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स, पीएचडी वगैरह, नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी कंट्री में आपको पूरी पॉपुलेशन पोस्ट ग्रेजुएट नहीं मिलेगी, राइट। फिर है कौन सा वो प्लेयर है जिसे आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया है इंडिया की तरफ से, और वो है एमएस धोनी। क्योंकि देखिए अभी हाल ही में यूपीएससी ने कुछ स्पोर्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन रैंडम पूछ लिए, इस वजह से मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया है। सबसे नया लेटेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड क्या होता है? मतलब फ्रॉम द स्क्रैच, नया बनाया जाए, बिल्कुल नया, नई प्रॉपर्टी ली है, उस पर नया एयरपोर्ट बनेगा। तो ये बनेगा कोटा बूंदी एरिया में, जो कि राजस्थान के साउथ ईस्ट राजस्थान में पड़ता है, कोटा बूंदी एरिया, वहां पर ये लेटेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अब बनने वाला है। तो ये है वो इंपॉर्टेंट लाइव इवेंट्स, राइट, लिस्ट ऑफ इवेंट्स जो कि इंडिया एयरबुक के लास्ट वाले सेक्शन में आपको यूजुअली मिल जाएंगे। तो दोस्तों दैट्स ऑल इंडिया एयरबुक का। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा और आपने बहुत कुछ इस सेशन से सीखा होगा। एंड वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके प्रीलिम एग्जाम में आने वाले हैं, अलग अलग सेक्टर्स में, इकोनॉमी, पॉलिटी, राइट, ज्योग्राफी और वगैरह वगैरह, गवर्नमेंट स्कीम्स, वेलफेयर, वहाँ भी क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकते हैं। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। अब अगर आप अनअकैडमी के मल्टीपल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए है एक सब्सक्रिप्शन प्लान 2299 पर, जहां पर हमारे बहुत सारे टीचर्स इंक्लूडिंग मी आपको प्रोवाइड करवाएंगे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन विद अ सब्सक्रिप्शन प्लान, जिसे आप 6 मंथ्स एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और अलग अलग प्रोग्राम्स जैसे कि प्रारंभ, नींव, मंजिल और आगाज, इसमें से काफ़ी तो अभी ऑलरेडी लाइव है, राइट, ये भी लाइव है, आपकी नींव भी लाइव है 10 अप्रैल को, यानी कि ऑब्वियसली आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो हो गया है, ये भी 10 अप्रैल को हो गया है। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स अभी लाइव हैं, चल रहे हैं। मैं आपको वहाँ एज अ टीचर ज़रूर मिलूंगा और आपको पढ़ाऊंगा और आपके स्ट्रॉन्ग्स करेंगे हम आपके बेसिक्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। आई होप टू सी यू ओवर देयर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू एवरीवन।